नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अमित सर क्लासेस में। आज हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। आने के बाद इतना सफल होती है कि भारत में ये अपने शासन को क्या करती है, चलाती है। देखिए, अगर हम बात करें तो जो अगर साम्राज्य विजय की बात की जाए कि राज्य पर नियंत्रण या किसी देश को जीतने की अगर बात की जाए तो इसके लिए दो कंडीशन होती हैं। एक होता है साम्राज्य नीति, एक होता है औपनिवेशिक नीति। ठीक है। साम्राज्य नीति का मतलब हो गया कि हम क्या करें, किसी राज्य को या देश को युद्ध के द्वारा जीत लें और जीत के उस देश को अपने देश में मिला लें। जैसे भारत है, भारत अगर किसी देश को, जैसे नेपाल है, फिलहाल वर्तमान में नेपाल जो है किसी बात को लेकर डिस्प्यूट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। अगर हम युद्ध कर रहे हैं और युद्ध में नेपाल से जीत जा रहे हैं और नेपाल के अगर क्षेत्र को भारत में मिला दिया जा रहा है, इस प्रक्रिया को कहेंगे साम्राज्यवाद। ठीक है। लेकिन अगर हम किसी क्षेत्र को बिजनेस के द्वारा अपने देश में मिलाएं, अपने राज्य में मिलाएं, उसे कहते हैं औपनिवेशवाद। तो ब्रिटेन ने क्या किया था, भारत पर साम्राज्यवाद नहीं स्थापित किया था, उसने औपनिवेशवाद स्थापित किया था। ठीक है। तो उसी के बारे में आज पढ़ेंगे, क्या कंडीशन है, कैसे है। ठीक है। थोड़ा सा मैं मैप बनाया हूं और मैप में मैं दिखा रहा हूं कि ये रहा क्या, ग्रेट ब्रिटेन। क्या रहा, ग्रेट ब्रिटेन। आप ग्रेट ब्रिटेन को देख रहे होंगे मैप पे, तो इसकी एक लोकेशन आपको दिख रही होगी कि ये कहीं ना कहीं ये यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, इस यूरोप कॉन्टिनेंट से ये देखिए अलग है। और अलग भी हो रहा है, या मैं जोड़ने की बात करूं या अलग होने की बात करूं, यह एक चैनल है जिस चैनल का नाम है इंग्लिश चैनल। आपको पता है कि ये इंग्लिश चैनल क्या करता है, इसको जो यूरोप है, ग्रेट ब्रिटेन को यूरोप से अलग करता है। यूरोप मतलब मैं कहूं तो ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से ये इंग्लिश चैनल अलग करता है। ये बार बार आप पढ़ते हैं। ठीक है। कहा जाता है कि इसकी जो स्थिति है, भौगोलिक कंडीशन देखा जाए ब्रिटेन की, तो ये यहां पे समुद्र में स्थित है। ठीक है। समुद्र में स्थित होने के कारण, मैं सिंपल बात करूं, उत्तरी सागर में स्थित होने के कारण अगर कोई चीज या कोई राज्य या कोई देश समुद्र में स्थित होगा तो उसकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी होगी कि उसकी नाविक शक्ति बहुत स्ट्रांग होगी। अर्थात इसकी नाविक शक्ति बहुत स्ट्रांग थी, जिस कारण ये भारत में आएगा और पुर्तगाली के साथ साथ अन्य कई देशों को ये पराजित करेगा। ठीक है। अब देखिए, अब ये इंग्लिश चैनल, जिसे हम डोवर चैनल के नाम से भी जानते हैं, उससे ग्रेट ब्रिटेन यूरोप से अलग होता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंग्लिश चैनल के बारे में। तो देखिए, चैनल जो होता है ये दो काम करता है, किसी चीज को जोड़ता है और किसी चीज को अलग करता है। जब भी चैनल की बात की जाएगी, ठीक है, तो वह समुद्र को क्या करेगा, अलग जोड़ेगा, और जो स्थल मार्ग होंगे उनको अलग करेगा। अर्थात इंग्लिश चैनल को ही हम डोबर चैनल के नाम से भी जानते हैं। अब जो ये इंग्लिश चैनल है अर्थात डोबर चैनल है, ये अटलांटिक सागर को, इधर आप आएंगे तो ये इधर अटलांटिक सागर है। इधर मैं मैप पे थोड़ा सी बार और आता हूँ, मैंने मैप बनाने की कोशिश की है। आप भी जब भी नोट्स बनाइएगा इसके मैप बनाने की जरूर कोशिश करिएगा। इधर जो है ये आपका अटलांटिक सागर है। ठीक है। यानी ब्रिटेन के पश्चिम में अटलांटिक सागर और पूर्व में उत्तरी सागर। तो जो इंग्लिश चैनल है, ये इंग्लिश चैनल अटलांटिक सागर को, यानी अटलांटिक महासागर को उत्तरी सागर से क्या करता है, जोड़ता है, और साथ ही साथ यह ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है। आइए, अब यहां पे कंडीशन हो गई। अब थोड़ी सी बात जान लेते हैं, कुछ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, आपको पता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी 31 दिसंबर 1600 को, तो स्थापना के समय वहां के महारानी के बारे में पूछा जाएगा। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी कहां आएगा, भारत में आएगा, तो उस परिप्रेक्ष्य में भारत के सम्राट के बारे में पूछा जाएगा। तो देखिए, थोड़ी सी हम जानकारी के लिए जान ले
कि एलिजाबेथ एलिजाबेथ 1558 में ब्रिटेन की महारानी नियुक्त होती हैं और 1603 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनका उत्तराधिकारी जेम्स बनेंगे प्रथम। अकबर के बारे में देखें तो भारत में मुगल सम्राट और अकबर थे जो 1556 में गद्दी पर बैठते हैं मुगल के, और 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी एलिजाबेथ और अकबर दोनों एक दूसरे के क्या है, समकालीन है। ये कई बार प्रश्न आता है, ठीक है, इसलिए आता है क्योंकि जब एलिजाबेथ ने या एलिजाबेथ के समय में जब ब्रिटेन में कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत में अकबर का ही शासन था, ठीक है। अब आइए बात करते हैं आगे, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, कंपनी स्थापना की बात अगर की जाए तो कंपनी की स्थापना होगी कैसे? क्या शुरू में कंपनी स्थापित हो जाएगी? नहीं। अब एलिजाबेथ क्या करती हैं, कंपनी स्थापित करने से पूर्व वो क्या करती हैं, नवीन मार्गों की खोजों पे दिलचस्पी लेती हैं। और 1580 में, कब? 1580 में नवीन मार्गों की खोज के लिए ये फ्रांसिस ड्रेक को इसका दायित्व सौंपती हैं, ठीक है। एलिजाबेथ 1580 नवीन मार्गों की खोज, और किसे दायित्व सौंपती है? फ्रांसिस ड्रेक को। और फ्रांसिस ड्रेक जो है, आप साउथ अफ्रीका को देखेंगे, ठीक है, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखेंगे जिसमें साउथ अफ्रीका को देखेंगे, साउथ अफ्रीका का ऐसा वाला स्ट्रक्चर, जैसे इसे केप बोलते हैं। तो ये जो फ्रांसिस ड्रेक थे, ये ब्रिटिशर थे, ये पहुंचे थे केप ऑफ गुड होप तक, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट बात की जाती है, यहीं तक पहुंचे। पूर्व में नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए 1591 में जेम्स लॉस क्लस्टर को कार्य सौंपा गया कि भैया जो फ्रांसिस ड्रेक थे ये केवल केप ऑफ गुड होप तक पहुंचे हैं, और जेम्स लॉस क्लस्टर को 1591 में यानी 11 साल बाद यह दायित्व सौंपा जाता है कि आप पूर्व में जाइए, यानी जो एशिया कॉन्टिनेंट है उनका पता लगाइए, ठीक है। यह हो गया। अब बात होती है कि ब्रिटेन में क्या होगा, अब कंपनी की स्थापना होगी। कंपनी की स्थापना करने के लिए 1599 में वहां के मेयर होते हैं लॉर्ड मेयर, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में कंपनी का निर्माण किया जाता है, यानी 1599 में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में कंपनी का निर्माण किया जाता है। और इस कंपनी का जो नाम होता है, जो ब्रिटिश कंपनी है, इस कंपनी का नाम होता है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। आपको कोई याद नहीं करना है, कुछ नहीं याद करना है, ये नाम नहीं पूछा जाता। अगर पूछा भी जाएगा ना तो 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, टिक लगाना है, ठीक है। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया, ठीक है। अब स्थापना करने के बाद ये लोग महारानी एलिजाबेथ के पास व्यापार के लिए आने जाने लगे। एक साल बाद 31 दिसंबर को महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें अनुमति दे दी, और ये 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ इनको व्यापार का एकाधिकार मिल गया। कितने समय के लिए? 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ एकाधिकार इनको मिल गया। अब एकाधिकार मिला तो ये क्या करेंगे, ये आगे आएंगे और व्यापार करेंगे। अब देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस कंपनी की देखरेख के लिए 25 सदस्य, कितने सदस्य? 25 सदस्य, 25, ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, 25 सदस्य एक बोर्ड बनाया जाता है। यानी ये मैं कर सकता हूं 24 + 1, ठीक है। ये एक जो होंगे ये मेन डायरेक्टर होंगे, और 24 क्या होंगे? अन्य इसके सदस्य होंगे। एक 25 सदस्यीय बोर्ड बनाया जाता है, जिस बोर्ड का नाम होता है गवर्नर एंड उनकी परिषद। गवर्नर एंड उनकी परिषद, ठीक है। एंड में लिख दिया हूं, और होता है, सॉरी, और जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी। ठीक है, ये बीओडी का गठन हो गया कि ये क्या करेंगे, कंपनी की देखरेख करेंगे। अब देखिए, अब कंपनी की स्थापना हो गई पूर्वी देशों के लिए। तो 1601 में ये कंपनी भारत नहीं आती है। 1601 में जेम्स लॉस क्लस्टर, जेम्स लॉस क्लस्टर, वही क्लस्टर जो 1591 में पूर्वी देशों का पता लगाया था, उसी क्लस्टर ने 1601 में रेड ड्रैगन नामक जहाज से इंडोनेशिया पहुंच जाता है। ठीक है, तो देखिए पूर्वी देशों के लिए सबसे पहले जो जहाज गया था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, वो था रेड ड्रैगन। भारत में नहीं आया था, भारत में पढ़ेंगे कौन सा आया था। ठीक है, अब आते हैं भारत में कंपनी के आगमन। ठीक है, देखिए भारत में जब कंपनी के आगमन होंगे तो कंपनी के आगमन के लिए मैं कहूं कि कुछ राजदूत आएंगे जो अपने लिए क्या करेंगे, मुगल दरबार से या कंपनी के लिए वो रियायत मांगेंगे, और वो आएंगे किसके तरफ से, तो ब्रिटेन के राजा के तरफ से। ठीक है, तो इनके जो राजदूत हैं, जरा इनके ट्रिक से मैंने एक क्रम सजाया है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। भारत की बात कर रहा हूं, देखो एक ट्रिक है, हाथ मारो नारी शरमाए, हाथ मारो नारी शरमाए, ये ट्रिक है। चलो देखिए, बड़ा बड़ा अच्छा ट्रिक है, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हाथ मारो नारी शरमाए। अब देखिए इस हाथ में ह द्वारा जो कहते हैं कि राजदूत आया था जिसका नाम है ह से कैप्टन हॉकिंसन, और कैप्टन हॉकिंसन 1608 में आया था जहांगीर के दरबार में। ठीक है, थ से यहां पे हो जाएगा, हा से हॉकिंसन, थ से टॉमस रो, सर टॉमस रो 1615 में यह भी आया था जहांगीर के दरबार में। अब देखो इसमें नारी, नारी से एक आता है जॉन नॉरिस मिशन, जॉन नॉरिस मिशन, ये 1698 में, और 1698 में जॉन नॉरिस मिशन औरंगजेब के दरबार में आता है। ठीक है, अब सरमाए से जॉन सरमन, एक मिशन आता है जॉन सरमन 1715 में फर्रुखसियर के दरबार में, और इसी मिशन के द्वारा बाद में फर्रुखसियर क्या करेगा, इनको सुनहरा फरमान प्रदान करेगा, इसी जॉन सरमन मिशन। ठीक है, तो हमने क्या ट्रिक बना दिया, हाथ मारो नारी शरमाए, हाथ से कैप्टन हॉकिंसन, था से थॉमस रो, नारी से नॉरिस मिशन, और सरमाए से जॉन सरमन मिशन। थोड़ी सी बात आगे चलते हैं, करते हैं। देखिए 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, सॉरी महारानी विक्टोरिया, मैं एलिजाबेथ बार बार बोल रहा हूं, महारानी विक्टोरिया। ठीक है, एक मिनट, महारानी और विक्टोरिया नहीं, एलिजाबेथ रहती है, महारानी एलिजाबेथ, सॉरी एलिजाबेथ, इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा। ठीक है, एलिजाबेथ। ठीक है, और 1605 में अपने यहां मुगल सम्राट अकबर की भी मृत्यु हो जाती है। अब महारानी एलिजाबेथ के मृत्यु के बाद जेम्स प्रथम उनके उत्तराधिकारी बनते हैं, और भारत में जहांगीर मुगल सत्ता के उत्तराधिकारी बनते हैं। ठीक है, अब देखिए 1609 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के लिए अनिश्चितकालीन एक व्यापारिक एकाधिकार प्रदान करेंगे। अभी थोड़ा सा जान लो कि कंपनी के लिए महारानी ने 1600 में जो 15 वर्षों के लिए एकाधिकार प्रदान किया था, अब जेम्स प्रथम जो बने हैं 1603 में, तो जेम्स प्रथम 1609 में व्यापारिक कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के लिए अनिश्चितकालीन, अब कोई समय नहीं देते हैं, अब कहते हैं कि कंपनी जितने समय तक चाहे उतने समय तक क्या करेगी, पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती है। जबकि महारानी कितने समय तक के लिए रखी थी, महारानी मात्र 15 वर्षों के लिए ये एकाधिकार दी थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अच्छे से। अब देखिए आता कौन है, हॉकिंसन आता ना, हाथ मारो नारी शरमाए, हॉकिंसन आता ना 1608 में। देखिए 1608 में कैप्टन हॉकिंसन आता है। मैं बता दूं कि कैप्टन जब हॉकिंसन 1608 में आता है, ये जेम्स प्रथम का राजदूत था। ठीक है, हो सकता है कि जेम्स प्रथम को यह पता हो, ये जब इसको भेजा हो तो कि भारत में
अकबर जिंदा हो, या ये 1605 के बाद कैप्टन हॉकिंसन को भारत में भेजा हो, ठीक है, या 1605 के पहले, ठीक है। तो इसे पता था कि भारत में कौन है, अकबर है। तो इसने क्या किया था, जेम्स प्रथम ने, जो उसका राजदूत कैप्टन हॉकिंसन था, उस हॉकिंसन से इसने अकबर के नाम का पत्र भेजा। लेकिन यह पत्र कहां पहुंचा, जहांगीर के दरबार में, क्योंकि यह तो 1608 में आया, ठीक है। अब देखिए, रेड ड्रैगन इंडोनेशिया पहुंचने वाला प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज था, और भारत पहुंचने वाला प्रथम जहाज था कौन, हेक्टर। कौन सा जहाज था, हेक्टर। रेड ड्रैगन इंडोनेशिया पहुंचने वाला जो जहाज था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और भारत पहुंचने वाला प्रथम जहाज था हेक्टर। और ये जो जहाज था ये सूरत के बंदरगाह पे उतरा था। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कैप्टन हॉकिंसन था वो निम्न में से किस बंदरगाह पे पहुंचा था, तो वो पहुंचा था सूरत के बंदरगाह पे। और कहा जाता है कि कैप्टन हॉकिंसन पहला ऐसा ब्रिटिश व्यक्ति है जो कि जलमार्ग के रास्ते भारत आया था। इसका मतलब कोई ब्रिटिश होगा जो स्थल मार्ग से भारत आया होगा, लेकिन कैप्टन हॉकिंसन जो है पहला ब्रिटिशर्स है जो जलमार्ग से भारत आता है। अब देखिए, कैप्टन हॉकिंसन को जेम्स प्रथम इसलिए भेजता है क्योंकि कैप्टन हॉकिंसन बहुभाषाविद था, यानी कई भाषाओं का जानकार था। यह तुर्की भी बोल सकता था, ठीक है, लेकिन यह जब पहुंचा तो मुगल दरबार, मैंने कहा ना कि ये कई भाषाओं का, ये फारसी भाषा में बात किया। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जब कैप्टन हॉकिंसन आया था तो मुगल दरबार में किस भाषा में बात किया था, तो वो फारसी में, जबकि तुर्की बोल सकता था, ठीक है। अब मुगल जो सम्राट जहांगीर थे इससे प्रसन्न हो गए, भाई एक ब्रिटिश है, अंग्रेज है, जो कि उसको इंग्लिश आनी चाहिए, वो तो फारसी में बात कर रहा है, उसे तुर्की भी आ रही है। इससे जहांगीर प्रसन्न होकर उसे 400 का मनसब प्रदान किया। बाद में हम पढ़ेंगे क्या है मनसब, ठीक है। और इसे एक उपाधि देता है इंग्लिश खां की। कई बार प्रश्न यह पूछा जाता है कि इंग्लिश खां की उपाधि निम्न में से किसे प्रदान की गई थी या कौन प्रदान किया था, तो जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की क्या की थी, उपाधि प्रदान की थी। और इससे खुश होकर इसने क्या किया था, सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की, यानी कंपनी खोलने की अनुमति दे दी थी। अब देखिए, कंपनी खोलने की अनुमति तो इसको क्या मिल गई, सूरत में मिल गई, लेकिन यहां पे व्यापार कौन कर रहा है, हाँ, पुर्तगाली कर रहे हैं ना, पुर्तगालियों क्या ख्याति है ना। और अगर व्यापार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टैक्स तो पुर्तगाली मुगल सम्राट को दे रहे होंगे ना, यानी जहांगीर को तो दे रहे होंगे। पुर्तगालियों ने नए व्यापारी का विरोध किया, यानी इन अंग्रेजों का विरोध किया। विरोध की वजह से सूरत में इनकी फैक्ट्री बनाने की जो अनुमति थी वो जहांगीर क्या करता है, वापस ले लेता है। अंततः जहां सूरत में इनको फैक्ट्री बनानी थी, सूरत में नहीं बनाते हैं। 1611 में, ठीक है, मछलीपट्टनम, मद्रास में एक जगह है मछलीपट्टनम, पहली फैक्ट्री 1611 में मछलीपट्टनम में बनाते हैं, और ये अस्थायी इनकी फैक्ट्री रहती है, ठीक है। एक ऐसी फैक्ट्री रहती है अस्थायी। अब क्या होता है 1611 में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अंग्रेज कैप्टन मिडल्टन आता है और इसी सूरत के स्वाली के जगह में एक युद्ध होता है 1611 में, इन पुर्तगालियों को पराजित कर देता है, ठीक है। कैप्टन, अंग्रेज जो कैप्टन था मिडल्टन, 1611 में स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर देता। इससे औरंगजेब जहांगीर क्या होता है, खुश हो जाता है, और खुश होने के बाद इनको क्या करता है, अनुमति दे देता है सूरत में फैक्ट्री बनाने की। और ये 1613 में सूरत में क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्री स्थापित कर देते हैं, और ये इनका मेन फैक्ट्री होता है। यानी स्थायी फैक्ट्री की बात की जाए, ये हो गया स्थायी फैक्ट्री कहां पे, सूरत में। और ये क्या था, अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, ठीक है। तो अब समझ जाइएगा, इनको अनुमति तो मिलता है सूरत में फैक्ट्री खोलने की, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के कारण ये सूरत में नहीं फैक्ट्री खोलते हैं,
ठीक है। 1611 में मछलीपट्टनम में ये अपनी फैक्ट्री खोलते हैं। स्वाली के युद्ध में कैप्टन मिडल्टन पुर्तगालियों को हरा देता है, औरंगजेब खुश हो जाता है और पुनः ये क्या करते हैं, 1613 में ये अपनी फैक्ट्री सूरत में खोल देते हैं। अब देखिए थोड़ी सी बात करते हैं मद्रास के बारे में। अब मद्रास के बारे में अगर बात की जाए कि मद्रास में फैक्ट्री, तो 1611 में इनको मछलीपट्टनम में खोलते हैं, पहली फैक्ट्री थी। अब देखिए फ्रांसिस डे, वो अंग्रेज अधिकारी, फ्रांसिस डे कौन था भाई? फ्रांसिस डे आपको मैं बता दूं तो वही फ्रांसिस डे या ड्रेक जिसने क्या किया था, आपके केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था। इसने 1639 में चंद्रगिरी के राजा, वही मद्रास के पास है, मद्रास को पट्टे पर लेता है। चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसिस डे जो है 1639 में मद्रास को पट्टे पर लेता है और पट्टे पे लेने के बाद वहां एक कोठी बनाता है, और कोठी बनाने के बाद इस कोठी को क्या करता है, किलेबंदी भी कर देता है, और किलेबंदी करके इसका नाम रखता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब देखिए कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजों की पहली कोठी कौन सी थी, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज थी। ठीक है, कहां पे थी?